यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटने के 41 दिन के बाद एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का आज अपने परिवार से मिलने का मौका उन्हें मिल पाया। वो लखनऊ पहुंचे, जहां यूपी सरकार की तरफ से शुभांशु शुक्ला का ग्रैंड वेलकम हुआ। उनके स्वागत के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। तीनों सेनाओं की ड्रेस में स्कूली बच्चों ने शुभांशु शुक्ला को सलामी भी दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में राजकोट से एक और आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि आरोपी राजेश ने हमले के लिए रेहड़ी से एक चाकू भी चोरी किया था और हमले से पहले अपने दोस्त तहसीन से कहा था कि कुछ बड़ा करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया। रेड की खबर मिलते ही विधायक ने दीवार कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वीडियो में विधायक कीचड़ में सने नजर आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में टीएमसी विधायक साहा, उनके रिश्तेदार और सहयोगी आरोपी हैं। दिल्ली मेट्रो ने अपने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो आज से लागू हो चुका है। यात्रियों को अब दूरी के हिसाब से 1 से 4 रुपए तक ज्यादा चुकाने होंगे। डीएमआरसी का कहना है कि यह बदलाव बहुत हल्की बढ़ोतरी है, ताकि यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े। 8 साल में पहली बार दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा है। आखिरी बार 2017 में किराए में बदलाव हुआ था। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बांसवाड़ा में लगातार बारिश की वजह से संगमेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब गया। इसके बाद भी भक्तों ने मंदिर पर चढ़कर भगवान की आरती की। गुजरात में भी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। गुजरात के डांग जिले में बाढ़ के पानी में एक युवक बह गया। युवक तेज बहाव में पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो संभल नहीं पाया और पानी में बह गया। गनीमत यह रही कि कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर में भी आसमान से आफत बरस रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे के पास सहार खाद नदी पर बना पुल मूसलाधार बारिश से हिलने लगा। तेज बहाव की वजह से पुल का एक हिस्सा झुक गया। हैरानी की बात यह है कि उसके बाद भी पुल से भारी भरकम गाड़ियां गुजर रही थी। फिलहाल प्रशासन ने इस पुल से आवागमन को रोक दिया है। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहने लगा और जब एक थार सवार ने सैलाब को पार करने की कोशिश की तो उसकी जान आफत में आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते थार पानी के बहाव के साथ बहने लगी और फिर खिलौने की तरफ पलट गई और पानी के साथ बहती चली गई। गनीमत रही कि थार में बैठे सभी लोगों को बचा लिया गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी का वो काम। चीन अमेरिका भी हैरान, इकोनॉमी का 5th गियर लगा दिया है क्या? राहुल कान में वोट चोरी वाला मंत्र फुकवाते रह गए, मोदी ने अलग लेवल का काम कर दिया क्या? भारत के सुदर्शन चक्र का पहला रिजल्ट आया। पाकिस्तान को ठोकने वाले कौन से नए हथियार मोदी ले आए हैं, सबसे पहले इसकी बात करने जा रहा हूं। भाई, नरेंद्र मोदी का हिसाब एकदम क्लियर है। आगे निकलना तो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, दूसरे की गाड़ी को ठोक कर उसकी गाड़ी की स्पीड कम करने का पर फोकस ना करो। और इस वक्त मोदी दुनिया भर की चुनौतियों के बीच यही काम फिर से करते दिख रहे हैं। भारत की जिस इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप डेड बता रहे थे, जिस इकोनॉमी को डेड सुनकर ट्रंप की बातों पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम उछल रहा था, उस इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी ने आज की डेट में कैसे 5th गियर लगा दिया है, आज आपको दिखाऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बॉस, देश को आगे ले जाने के लिए अगर नरेंद्र मोदी ने पुराने दोस्त ट्रंप को साइड लगा दिया तो दोस्ती के लिए उछलते चीन की भी फिक्र नहीं कर रहे। यहां राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे। करेंगे 6-6 साल का बच्चा उनके कान में आके यही बोल रहा है, और उधर नरेंद्र मोदी देश की इकोनॉमी को रॉकेट बनाने वाले कामों की झड़ी लगाए हुए हैं। पीएम मोदी आज गुजरात पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। भाई साहब, वहां पर सड़क पर आज भी नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो ऐसा जाम लग जाता, भीड़ लग जाती।
और ये तस्वीरें और वो काम जो नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर कर रहे हैं, वो ट्रंप के मंसूबों पर भी पानी फेर देगा और चीन पाकिस्तान की भी नींद उड़ा देगा। राहुल और इंडी वालों को तो भूल ही जाइए, उनके दिल पे क्या बीतेगी। मोदी पूरा जोर लगा दिए हैं कि भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन जाए, और इसके लिए मोदी हर वो काम कर रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया भारत में आकर अपना प्रोडक्ट बनाए और यहीं से दुनिया को चीजें एक्सपोर्ट करे। चाहे वो कार का प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, गजब के लेवल का काम हो रहा है। आज आपको दिखाऊंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए हैं और वहां से उन्होंने बड़ा संदेश दिया है, और यह संदेश देश के लिए भी है और ट्रंप जैसों के लिए भी है। टैरिफ लगाकर जो लोग भारत को दबाना चाहते हैं वो इस बात को समझ लें कि भारत का टाइम आ चुका है। लोग पूछते हैं ना, अपना टाइम आएगा, कब आएगा? भारत का टाइम चल रहा है और भारत किसी से दबने और झुकने वाला नहीं। मोदी ने तो ट्रंप के टैरिफ वाले खेल को उल्टा करके भारत के लिए बड़ा अवसर बना दिया है। गुजरात से पीएम मोदी को कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं वो, जिससे चीन और अमेरिका दोनों के कान खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी ने कैसे भारत का स्वदेशी सुदर्शन चक्र बनाने की शुरुआत भी कर दी। राहुल गांधी कौन सी बच्चों वाली स्टोरी जो है वो बच्चों के मुंह से सुनवा रहे हैं कि वो क्या कान में कह रहे हैं और खुद फंस गए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है। सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस से चक्र पर लौट जाता था। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। और मैं पूछ कर लोगों मारा, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको मारा, उनका धर्म देखकर नहीं मारा बल्कि उनका कर्म देखकर मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को अहमदाबाद पहुंचे। ये वहीं की तस्वीरें। वहां करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया पीएम मोदी को देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई थी। पीएम मोदी के रोड शो में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर भी लगाए गए थे, वो देखिए। गुजरात के लोगों का अभिवादन करने के लिए पीएम मोदी गाड़ी से बाहर आए, हाथ हिलाकर जनता के प्यार को स्वीकार भी किया। रोड शो के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी सड़क किनारे खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए। आज भी नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच जाते हैं तो वैसा ही उनका रौला है, जलवा है जैसा पहले होता। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। लोग अपने घरों के बाहर बालकनी में जाकर खड़े हो गए, जिससे जो जगह मिली वहां से पीएम मोदी को देखने लगा। गुजरात देश का बड़ा इंडस्ट्रियल, देख रहे छत पे लोग खड़े हैं भाई, बालकनी में खड़े होकर वहीं से हाथ हिला रहे मोदी जी आए। गुजरात देश का बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है और जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत को धमकाया है, तब से गुजरात सहित देश के हर छोटे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर में थोड़ी बेचैनी है कि आगे क्या होगा। लेकिन आज गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने ट्रंप को तगड़ा मैसेज दे दिया और देश के लोगों को भी भरोसा दिया कि भारत के हितों से कोई समझौता कभी नहीं होगा। हमारे किसान, हमारे छोटे कारोबारी, इनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, फिर चाहे कोई कितना भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर ले। एक बार आप सुनिए पीएम मोदी ट्रंप को, बाकी लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं कि हड़काओ ना हमको, हम ना हड़कने वाले। लेकिन उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि पीएम मोदी इसके जवाब में क्या करने वाले हैं। सुनिए एक बार पहले। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित
सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्लियर कह रहे हैं कि दबाव जितना भी आए हम झेलने की ताकत बढ़ा लें। और वो हवा में ये बात नहीं कह रहे, वो ताकत बढ़ा भी रहे हैं। और उसी ताकत को बढ़ाने के लिए वो गुजरात गए। इधर पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिया कि हितों से समझौता नहीं होगा, उधर पीएम मोदी गुजरात में ऐसे ऐसे काम करने के लिए पहुंचे हैं जिसे देखकर अमेरिका और चीन भी दंग रह जाए। क्योंकि कल पीएम मोदी अहमदाबाद के पास मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार ई विटारा के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जापान की कंपनी सुजुकी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर चुना है। भारत में बनी मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाएगी। सुजुकी के इस प्लांट में हर साल 70,000 यूनिट बनेंगी कार की। मारुति सुजुकी का कहना है कि भारत में सस्ती बिजली एक बड़ी वजह है जिससे यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ेगा। जापान के मुकाबले भारत में बिजली बहुत सस्ती है। मारुति सुजुकी इस साल के अंत तक भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च भी कर देगी। यानी जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम दबाव नहीं सहेंगे, हम जो है हर दबाव को सहने की ताकत बढ़ा लेंगे, ये वही ताकत का वो जिक्र कर रहा है। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पीएम मोदी किस लेवल पर काम कर रहे हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल ही पीएम मोदी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया पिछले साल, जिसके जरिए अब मारुति सुजुकी के प्लांट को सीधे रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया। मतलब प्लांट में गाड़ी बनेगी, सीधे ट्रेन में लोड होगी और फिर पोर्ट से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो जाएगी। इससे सीधा सीधा लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाएगा। मतलब यह नहीं कि आज ट्रंप ने कर दिया तो आज ही काम शुरू करने बैठेंगे। उनके दिमाग में यह विजन क्लियर है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और देखिए, पहले शुरू किया तो आज उसका फायदा दिखना शुरू हुआ। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हर लेवल पर कैसे काम हो रहा है यह भी आप देखिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ईवी बैटरी भी खुद भारत ही बनाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी गुजरात दौरे पर एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के लोकल प्रोडक्शन का भी उद्घाटन करेंगे। यह तोशिबा, डेंसो और सुजुकी कंपनी का जॉइंट वेंचर है। इस प्लांट के जरिए अब बैटरी का 80% से अधिक हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या उसकी बैटरी, सब कुछ भारत में बन रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्वदेशी इकोसिस्टम गुजरात में तैयार हो रहा है। इसलिए पीएम मोदी ने आज कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है। एक बार उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में जो इकोनॉमी है उसका 5th गियर कैसे लग रहा है इन कामों से। साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे 2 दशकों की कड़ी मेहनत है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ लगाकर यह सोच रहे हैं कि वो भारत की तरक्की को डेंट लगा देंगे। दूसरी तरफ भारत है जो अलग अलग सेक्टर में अपने एक्सपोर्ट के नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत का एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में ऐसा बढ़ा है कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि भारत का एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसे बढ़ा है। जरा आप इसको देखिए, जो ऑटो मोबाइल सेक्टर है उसमें भारत क्या कर रहा है, जरा आप इसको देखिए। ये भारत की बात आपको बता रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत की गति रोकना असंभव जैसा है। 2014 से पहले, ये आपको बता रहा हूं एक्सपोर्ट के बारे में, भारत कितना एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। 2014 से पहले करीब 50,000 करोड़ सालाना ये भारत का एक्सपोर्ट था ऑटोमोबाइल सेक्टर में।
आज की डेट में भारत कितना कर रहा है आपको पता है? डबल से ज्यादा 1.2 लाख करोड़ सालाना भारत कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आज भारत मेट्रो कोच से लेकर रेलवे कोच और लोकोमोटिव्स हर चीज एक्सपोर्ट कर दे रहा है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि महंगे फोन भी भारत में बन रहे हैं और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि एप्पल भी आईफोन 17 के अब सभी मॉडल भारत में बनाएगा और दूसरे देशों में बेचेगा। यानी भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने स्वच्छता और स्वदेशी की बात करते हुए गांधी परिवार को भी लपेट दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी के नाम पर सालों से सत्ता का सुख भोगते रहे, वही लोग महात्मा गांधी के स्वच्छता और स्वदेशी के मंत्र को भूल गए। एक बार पीएम मोदी को सुनिए। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया? आज आपने पिछले कई वर्षों से जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। ये देश समझ ही नहीं पा रहा है कि उनकी समझ को क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के समझ को क्या हुआ, और वो क्यों पूछ रहे हैं आप खुद देखिए। नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं उनका विरोध वो लोग करते हैं जो लोग खुद को गांधी का फॉलोअर बताते हैं। नरेंद्र मोदी स्वदेशी के लिए जिस लेवल पर काम जाकर कर रहे हैं उसके बारे में आगे और बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि इंडी गठबंधन और राहुल गांधी किस लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चौकीदार चोर पर पिटे इंडी वालों ने वोट चोरी का नया स्लोगन जो है वो लॉन्च किया। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर बिहार में घूम घूम के यात्रा कर रहे हैं। इंडी गठबंधन माहौल भी बना रहा है, बहुत भीड़ आ रही है। अरे बहुत भीड़ तो भारत जोड़ो यात्रा में भी आई थी, क्या हो गया था। लेकिन इसी चक्कर में राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिसमें वो फिर खुद गिर गए। करेंगे 6-6 साल का बच्चा मेरे कान में आके बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ो। वो समझ गया कि वोट चोरी हो रही। सुनिए एक बार राहुल गांधी को। वोटर अधिकार यात्रा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं मतलब अनेक आ रहे, हजार, जहां भी जा रहा हूं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बच्चे उनके कान में आके कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। 6-6 साल के बच्चे, हजारों बच्चे आ रहे हैं। भाई ऐसे तो कान ही दुख जाएगा कि 1000 बच्चा एक एक करके आके बोलेगा वोट चोर गद्दी छोड़। इनकी टीम कैसी है? 1000 बच्चा खड़ा करे, एक के बार बुलवा दे वोट चोर गद्दी छोड़, सब एक एक करके कान में आ रहे हैं। अरे 6 साल का बच्चा समझ गया। अरे 6 ही साल का बच्चा समझेगा, बड़ी पब्लिक कैसे समझेगी? वो तो सवाल कर रही है कि ये वोट चोरी है। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि 65 लाख वोट जो है वो SIR में हटा है, इसका मतलब 65 लाख वोट चोरी हुआ है। अरे तो आप 65 लाख, अभी 1 महीना का समय था ना, जुड़वा देते 65 लाख नाम वापस से, सबका कागज दिखा दिखा के वोट चोरी रोक देते। नाम नहीं जुड़वाना है 65 लाख का, कैसे जुड़वाइएगा? उसमें से कई मर गए, कई इधर उधर चले गए। माहौल पूरा बना रहे हैं।
बच्चा आके कान में कह रहा है। विपक्ष की ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें वो खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं। जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इंडी गठबंधन के लोग खूब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम सीएम के जेल जाने पर उन्हें पद से हटाने वाला कानून क्यों बना रहे। लेकिन जिस वक्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नए कानून पर इतना हंगामा हो रहा है और इंडी गठबंधन बवाल काट रहा है, उसी वक्त देखिए कि इंडी गठबंधन के राज्य पश्चिम बंगाल से कैसी तस्वीर आई। आज ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया। जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी से पहले खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो भागने लगे। गिरफ्तारी के डर से घबराए विधायक जीवन कृष्ण साहा ने सीधे घर की चारदीवारी फांदकर भागने की कोशिश की। परिसर की चारदीवारी को फांदकर भागने की कोशिश के चक्कर में विधायक साहब कीचड़ और मिट्टी में सन गए। पीछे लगा भी लग रहा है। विधायक जीवन कृष्ण साहा की यह चालाकी काम नहीं आई। अधिकारियों और केंद्रीय बलों की टीम ने एक खेत से विधायक को धर दबोचा और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, विधायक जीवन कृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की और अपने मोबाइल फोन घर के पास बने तालाब में फेंक दिए। हालांकि ईडी की टीम ने तालाब से उनके दोनों मोबाइल फोन बरामद कर लिए। अब उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो ये तो हाल है और उसमें हंगामा हो रहा है कि भाई कोई 1 महीने जेल रहेगा तो भी उसकी कुर्सी मत छीनो। एक तरफ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें विपक्ष उलझा हुआ है, दूसरी तरफ पीएम मोदी अपना काम करने में लगे। हमने आपको बताया कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में भी गजब का काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जिस सुदर्शन चक्र की बात की थी उस पर भारत ने पहला कदम भी उठा लिया है। नए एयर डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट हो गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है IADW यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। यह एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरह स्वदेशी है। इसमें स्वदेशी QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है। यह मिसाइल हवा में ही दुश्मन के टारगेट को फोड़ देती है। ये देखिए, इसमें एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। यह छोटी दूरी की मिसाइल प्रणाली है जो नजदीकी टारगेट को तबाह कर देती है। इसके साथ ही इसमें लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। यह एक एडवांस लेजर हथियार है जो हवा में दुश्मन के हमलों को बेअसर कर देता है। इस टेस्ट के दौरान 3 अलग अलग टारगेट सेट किए गए थे, जिसमें से 2 हाई स्पीड ड्रोन थे और जिन्हें डीआरडीओ के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ तबाह कर दिया। भारत के नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को देखकर पाकिस्तान और चीन की भी टेंशन बढ़ गई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दोनों पड़ोसी भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यह नया माल आ गया और अब तो पीएम मोदी इस ताकत को और बढ़ा रहे हैं। शनिवार को डीआरडीओ ने जिस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया उसमें लेजर वेपन सिस्टम को देखकर चीन के भी होश उड़ गए होंगे, क्योंकि लेजर वेपन सिस्टम बहुत ही लिमिटेड देशों के पास है, जिसमें चीन और अमेरिका शामिल है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के नए मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को खारिज करने की कोशिश की। अखबार ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि लेजर वेपन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह कितना सटीक है इसकी जांच होना बाकी है। चीन के एक्सपर्ट ने कहा कि टेस्ट में फायरिंग रेंज को चेक करना अलग होता है और युद्ध के मैदान में अलग होता है। मतलब ये लोग माहौल बना रहे हैं कि भारत बना तो लिया है, लेकिन क्या है पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। फिर देना पाकिस्तान को हथियार अभी राउंड 2 में किसी से फोड़ देंगे। चीन के इस तरह का बयान देना ही यह बताता है कि उसे नए भारत की ताकत का अंदाजा है और उसको परेशानी हो रही है। चीन को पता है कि अगर भारत मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का जाल बिछा देगा तो भारत के आसमान को भेदना अभी ही मुश्किल है, तब तो और नामुमकिन हो जाएगा। एक तरफ देसी एयर डिफेंस सिस्टम है, दूसरी तरफ देसी जेट इंजन है। ऐसा काम ना हो रहा बॉस, आप सुनते जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी जेट इंजन की बात भी की थी, क्योंकि जेट इंजन के मामले में अब तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। इस मामले में भी काम तेजी से आगे बढ़ने वाला है। भारत और फ्रांस मिलकर जेट इंजन बनाने वाले हैं। यह जेट इंजन भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत काम होगा। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफरन जॉइंट प्रोडक्शन करेगी। फ्रांस की कंपनी पहले से ही भारत में हेलीकॉप्टर इंजन बना रही, यानी भारत ने स्वदेशी जेट इंजन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। शुरुआत जॉइंट प्रोडक्शन से हो भी गई। सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि कई देश हैं जो भारत में जेट इंजन के प्रोडक्शन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, और इसमें अमेरिका भी है। भारत और अमेरिका के बीच भी जेट इंजन बनाने को लेकर जल्द बातचीत आगे बढ़ेगी। यह जेट इंजन भारत के मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस MK2 में इस्तेमाल होंगे। 2 साल पहले HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और US डिफेंस कंपनी
जीई एरोस्पेस के बीच फाइटर जेट इंजन के ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील हुई थी, लेकिन 2 साल से इस डील को फाइनल करने पर बातचीत चल रही थी। अब खबर है कि इस डील से जुड़ी जो कमर्शियल शर्तें हैं उस पर बात होगी। दावा है कि अगले 3 महीने में सब फाइनल हो जाएगा और इस डील के तहत जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार हो गया है, जबकि पहले यही जीई एरोस्पेस कह रहा था कि नहीं 58% से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, चाहे जो कर लो। अब कहा जा रहा कि नहीं 80% के लिए तैयार हो गया। यानी अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को भी समझ आ गया कि भारत के पास फ्रांस जैसे विकल्प हैं, हम नहीं देंगे तो उससे ले लेगा। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत में ही डिफेंस प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा दी है, उससे बड़ी बड़ी ग्लोबल डिफेंस कंपनियों की हालत खराब होगी। ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हड़कंप मचा हुआ। आप तेजस का ही उदाहरण देख लीजिए। कई डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास करीब 500 फाइटर जेट है और भारत को कुल 750 फाइटर जेट चाहिए। अब फाइटर जेट के लिए या तो सीधे विदेशी कंपनियों से खरीदिए या देश में प्रोडक्शन कर लीजिए। नरेंद्र मोदी ने देश में प्रोडक्शन करने को कहा है, क्योंकि एक राफेल में 4 तेजस आ जाते हैं। जितने आप एक राफेल के लिए पैसा दीजिएगा उतने में 4 तेजस बन जाते हैं। भारत के पास अभी तेजस के 3 मॉडल हैं, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2। इनमें तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन हो रहा है और तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही तेजस मार्क 1A के 97 अतिरिक्त विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए अप्रूव भी कर दिए। इससे पहले तेजस मार्क 1A के 48 विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स तेजस मार्क 2 के करीब 200 विमान खरीदने का प्लान भी कर रही है। यानी कुल मिलाकर सरकार ने 180 तेजस मार्क 1A के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया है। इसका मतलब यह है कि एक तेजस विमान 611 करोड़ रुपए का पड़ रहा है, जबकि विदेशी फाइटर जेट की कीमत औसतन करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इधर तेजस को एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, उधर आज दशकों से भारतीय वायुसेना की ताकत रहे MiG-21 फाइटर जेट की विदाई का वक्त भी आ गया। आज एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आखिरी बार MiG-21 उड़ाया। 1 महीने बाद MiG-21 फाइटर जेट ऑपरेशनल रोल से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे और इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। बीकानेर के नाल एयरबेस से एयरफोर्स चीफ ने MiG-21 को उड़ाया। ये देखिए, एयरफोर्स चीफ खुद उड़ा के ले जा रहे हैं आखिरी बार। इसी फाइटर जेट में उन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग भी ली थी। अभी एयरफोर्स के पास MiG-21 की 2 स्क्वाड्रन बची। करीब 6 दशक से भारतीय एयरफोर्स MiG-21 का इस्तेमाल कर रही है। MiG-21 को साल 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया था, 1963 में। MiG-21 भारतीय एयरफोर्स के लिए पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। साल 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, MiG-21 अपना जलवा दिखा चुका है। माना जाता है कि MiG-21 ने सबसे घातक हमला 1971 की जंग में किया। 14 नवंबर 1971 को ढाका में गवर्नर के घर पर इसी से अटैक किया गया था, 14 दिसंबर को 1971 में, और इसके 2 दिन बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। MiG-21 के बारे में कहा जाता है कि MiG-21 सभी जेनरेशन के एयरक्राफ्ट को डाउन कर चुका है और इसका आखिरी शिकार F-16 था। एयरफोर्स में पुराने पायलट हैं, उसमें से ज्यादातर पायलट की पहली सवारी MiG-21 ही रही। लेकिन अब भारत के लिए राफेल और दूसरे नए जेट्स आ गए हैं, ये पुराना पड़ गया है, तो इसको अब अलविदा दोस्त कह दिया जाए। आप ये देखिए कि मोदी सरकार में कैसे डिफेंस प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। भारत हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। अगर आप इसको देखिएगा कि भारत की ताकत कैसे बढ़ी है, कह ना रहा हूं कि भारत में जो चीजें हो रही हैं वो अद्भुत लेवल पे हो रही हैं। अगर आप देखिएगा कि स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन जो हो रहा था भारत में, वो कोई मामूली लेवल पे नहीं बढ़ा है। उसका अभी आप आंकड़ा देखिएगा, आप कहिएगा गजब ही है। 2014-15 में अगर आप देखिएगा, उस वक्त जो भारत स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा था वो था 46,429 करोड़ रुपए। इतने का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस प्रोडक्शन था। आज की डेट में साल 2024-25 में आप सोचिए कितना बढ़ा हो, क्योंकि भाई ये तो आप जो देख रहे हैं ये आजादी से लेके 2014-15 तक, लेकिन पीछे 10 साल में ये 46,429 करोड़ बढ़कर हो चुका है 1,50,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट। 1,50,000 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया बॉस, 2 गुना। 224% का
जंप है ये 224%। इसी तरह अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट देखिएगा, अगर आप इसको देखिएगा, डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत पहले करता था और आज की डेट में कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि चीजें कहां जा रही हैं और भारत कैसे तरक्की कर रहा है। 2013-14 में भारत कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा था? 686 करोड़। समझ रहे हैं? 1000 करोड़ भी नहीं था बॉस। आज की डेट में अगर आप देखिएगा 2024-25 में, तो ये बढ़कर 23,622 करोड़ पहुंच गया, यानी 34 गुना ज्यादा। तो ये भारत की ताकत है। और इसीलिए अभी नई रिपोर्ट भी आई है, वो भी कह रही है कि भाई हम लगा दिया, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, भारत की गति नहीं रुकने वाली है। और नरेंद्र मोदी इसी में लगे हुए हैं। राहुल गांधी वोट चोर, गद्दी छोड़, बच्चा लोग कान में आके बोल रहा है, उसी में बिजी। नरेंद्र मोदी जो मंत्र फूक रहे हैं, उससे देश की इकोनॉमी रॉकेट बनी। पाठशाला में अगला चैप्टर भी आपको दिखाता हूं। क्या भारत से भिड़कर पछता रहे हैं ट्रंप? मोदी से डील करने किसे भारत भेज दिया? अमेरिका के बाद अब बांग्लादेश से सट रहा पाकिस्तान। मुनीर कौन सी नई साजिश रच रहा है? पाकिस्तान की बांग्लादेश में क्या बेइज्जती हुई है? अब आपको यह दिखाता हूं। पीएम मोदी पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ने कितने जतन किए? ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का क्रेडिट लेने का पूरा प्रयास किया, भारत पर 50% टैरिफ लगाया, भारत को अलग थलग करने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप की सारी तरकीबें पीएम मोदी के सामने फेल हो गई। ट्रंप चाहते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत अमेरिका की मदद करे, चाहते थे कि रूस और भारत की दोस्ती टूट जाए, भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ये मान के बैठे हैं कि यूक्रेन युद्ध तभी रुकेगा जब भारत रूस से दोस्ती तोड़ लेगा। मतलब इनका एक अलग फरमाइशी गीत माला चल रहा है। हमारे यहाँ इंडी वाले हैं ही हैं, उधर से ट्रंप का चल रहा है कि जो मैं कहता हूं वो तुम कर दो, तभी हम दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बात ऐसा नहीं चलता है, ये दोस्ती है, तो डील कर रहे हो, तो डीलर हो। पीएम मोदी ने ट्रंप के बयानों और टैरिफ वाली धमकियों का कोई डायरेक्ट जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ऐसा दिखाया कि जैसे ट्रंप की बातों का कोई लोड नहीं ले रहा। ट्रंप और पिनपिना गया और अब उसकी पिनपिनाहट का राज खुल गया। रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाने से ट्रंप झल्ला रहे, दुनिया का ध्यान बांटने के लिए भारत को निशाना बना रहे हैं। लेकिन यहां भी ट्रंप को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि भारत आज वो ताकत है जिसे हर तरह की धमकियों से या किसी तरह की धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रंप के सामने ऑप्शन बहुत कम होते जा रहे हैं। धमकियों और भड़काऊ बयानों से ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को डेंट तो पहुंचा दिया, लेकिन फायदा कुछ खास तो हुआ नहीं। अब ट्रंप ने अलग दांव चला। ट्रंप ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति कर दी। जनवरी 2025 से भारत में कोई अमेरिकी राजदूत नहीं था। क्या ट्रंप को समझ आ गया है कि भारत के साथ संबंध बिगाड़कर उन्होंने गलती की है, और इसी को सुधारने के लिए लगभग 7 महीने बाद भारत में अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति की है? वो आदमी कौन है जिसको ट्रंप भेज रहे हैं? क्या वो भारत से रिश्ते सुधार पाएगा? आप ये भी देखिए कि ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए भारत के दुश्मन पाकिस्तान को पुचकारना शुरू किया, जिससे पाकिस्तान हवा में उड़ने लगा। लेकिन अब पाकिस्तान फिर से पुरानी स्थिति में आ रहा है। बांग्लादेश से लेकर जापान तक पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती कर रहे हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश थी, भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश थी, वो कोशिश औंधे मुंह गिरती दिख रही है। क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ? ट्रंप ने किसको भारत भेजा है? बांग्लादेश से पाकिस्तान क्यों सट रहा है? बांग्लादेश ने क्या बेइज्जती की मुनीर की, पाकिस्तान की? सब दिखाऊंगा, पहले एक ट्रेलर देखिए। ट्रंप कई बार सीज फायर बोल चुके, कोई सीरियसली तो ले नहीं रहा। तो अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मोर्चा संभाला है। जेडी वेंस ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के पीछे की असली वजह का खुलासा किया। एक इंटरव्यू में बोले कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने जैसे अग्रेसिव कदम उठाए गए। इससे रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तेल वाली इकोनॉमी के दम पर रूस के लिए अमीर बनना कठिन हो जाएगा। यानी अब अमेरिका खुलकर यह मान रहा है कि भारत पर टैरिफ लगाने की असली वजह ट्रंप की नाकामी है। यानी ट्रंप का यह दावा है कि वो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, और वो जो दावा था वो हवाई था।
ट्रंप ने भारत पर दबाव बना के देख लिया, धमकियां दे के देख लिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो अब उन्होंने नया एम्बेसडर भारत भेजने का प्रयास किया है, वहां नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया। ट्रंप ने कहा, यही वो भाई साहब, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सर्जियो गोर भारत गणराज्य में हमारे अगले राजदूत होंगे। सर्जियो गोर दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत के तौर पर भी काम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि सर्जियो गोर एक शानदार मित्र हैं और उनके चुनाव अभियान के दौरान जमकर उन्होंने काम किया। सर्जियो गोर ने ट्रंप प्रशासन में 4000 लोगों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाई। सर्जियो गोर से पहले एरिक गार्सेटी भारत में अमेरिकी राजदूत थे। जनवरी 2025 से भारत में कोई अमेरिकी राजदूत नहीं था। अब ट्रंप ने अपने भरोसेमंद, इतने करीबी सर्जियो गोर को भारत में एम्बेसडर बना के भेज दिया। कुछ तो वजह होगी। ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका राजदूत क्यों बनाया? क्या ट्रंप अब भारत के साथ ट्रेड डील और दूसरे मुद्दों पर तेजी से काम करना चाहते हैं? भारत अमेरिका के बीच तनाव का एक कारण भारत में अमेरिकी राजदूत न होना भी माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही। राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को लागू करना सर्जियो गोर की पहली प्राथमिकता हो। ट्रंप का एजेंडा शुरू से ही भारत के साथ ट्रेड डील करने का रहा है, लेकिन पीएम मोदी भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। भारत ने रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे और चीन से भी आर्थिक संबंध सुधार रहे हैं। ऐसे में भारत में अमेरिका का राजदूत नहीं होना ट्रंप के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए ट्रंप ने अपने सबसे करीबी दोस्त को भारत में राजदूत बना दिया। यानी ट्रंप भी ये समझ रहे हैं कि भारत के साथ संबंध हमेशा के लिए खराब नहीं रखे जा सकते। आज नहीं तो कल भारत के साथ संबंध सुधार नहीं होंगे। चलिए, भारत के साथ डील हो जाएगी, ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन संबंध तो ट्रंप डेंट पहुंचा चुके हैं। ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कनेक्शन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान को थोड़ी इंपॉर्टेंस क्या दी, पाकिस्तान तोड़ने लगा। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद को तोप समझने लगा। अमेरिका के दम पर उड़ने वाला पाकिस्तान अब बांग्लादेश से सटने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत के खिलाफ साजिश की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार इन दिनों बांग्लादेश की यात्रा पर है। भारत से पिट चुका पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की बेइज्जती ही हो रही है। असीम मुनीर ने इशाक डार को यह सोचकर बांग्लादेश भेजा होगा कि वहां से भारत के खिलाफ माहौल बनाएगा ये आदमी जाके, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा हो गया। इशाक डार के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बांग्लादेश के पीस एक्टिविस्ट ने इशाक डार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने 1971 से पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा इशाक डार ने यह कहकर और मामला खराब कर दिया कि 1971 का मामला तो सुलझ गया है, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बांग्लादेश को इशाक डार की यह दलील पसंद नहीं आई। 1971 के मुद्दों के समाधान के इशाक डार के दावे से बांग्लादेश ने असहमति जता दी। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि 54 साल के मसले को एक दिन में हल नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि वित्तीय मामले, खासकर खातों का निपटारा हो। हम यहां हुए नरसंहार का कबूलनामा और माफी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान यहां फंसे हुए लोगों को वापस ले। यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी कि तुम पहले तो हमसे माफी मांगो और बांग्लादेश में रह रहे पाकिस्तानियों को उठा के ले जाओ। ऐसे कैसे 1971 का मुद्दा खत्म बता रहे हो जी? हालांकि पाकिस्तान बेशरम देश है, वो मानने वाला तो है नहीं। उसने वहां पे हाँ दांत निपोड़ दिया और फिर बांग्लादेश के साथ कुछ समझौते भी कर दिए। दोनों देशों के सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट वाले लोग बिना वीजा के एक दूसरे के देश आ जा सकेंगे। दोनों देश व्यापार बढ़ाने के लिए एक समूह बनाएंगे जो व्यापार से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा। दोनों देशों के कूटनीतिक प्रशिक्षण संस्थान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों की सरकारी मीडिया एजेंसी एक दूसरे के साथ काम करेंगे। दोनों देशों के रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के शोध संस्थान मिलकर काम करेंगे। दोनों देश अपनी संस्कृति, कला और परंपराओं को साझा करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। इशाक डार के इस दौरे पर पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा दौरा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे फिलिस्तीन और रोहिंग्या पर भी बात हुई। गजब नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की खुद की हालत खराब है और ये फिलिस्तीन और रोहिंग्या संकट पर बात करने निकले। तो पाकिस्तान गया था, थोड़ा कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश से सटें। अभी बांग्लादेश और भारत के अच्छे रिश्ते नहीं हैं तो थोड़ा कुछ इसको भी भड़काएं। वहां से बेइज्जत होके आया। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा दहेज की मर्सिडीज के लिए पत्नी को जिंदा जलाया। 6 साल के बेटे ने जो देखा सुनकर रूह कांप जाए। दहेज या कुछ और, जिंदा जली निक्की के खौफनाक मर्डर पर अब वो खुलासा जो दिमाग सन्न कर देगा।
जरा सोचिए, जहां एक तरफ बेटियां कदम से कदम मिलाकर चल रही, वहीं दूसरी तरफ बेटियों को जिंदा आज भी जला दिया जा रहा है, और वो भी किसी दूर दराज के गांव देहात में नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के बेहद करीब। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी को उसके पति ने जिंदा जलाकर मार डाला, जिसका चश्मदीद गवाह उनका 6 साल का बेटा है। उसने जो देखा, भाई साहब, सुनकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि निक्की की हत्या के जो भयानक वीडियो सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। निक्की को उसके पति ने पहले बुरी तरह पीटा और फिर उसे जिंदा जला दिया। 70% जल चुकी निक्की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये देखिए उसके जलने की तस्वीरें। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या विपिन ने अपनी पत्नी निक्की को सिर्फ दहेज के लिए ही मार डाला है? कहीं निक्की को उसके पति ने रील्स बनाने की वजह से तो नहीं मारा? निक्की की हत्या से सफेद रंग की मर्सिडीज कार का क्या कनेक्शन है? क्या विपिन ने 1 महीने पहले ही अपनी पत्नी को मारने की प्लानिंग कर ली थी? निक्की के परिवार ने अपनी बेटी की हत्या को लेकर कौन सा नया दावा किया है? और अब निक्की के परिवार ने यूपी की योगी सरकार से क्या मांग कर दी? ग्रेटर नोएडा में निक्की के खौफनाक मर्डर पर ऐसे ऐसे खुलासे करेंगे आज जो दिमाग सन्न कर देंगे। लेकिन पहले जिंदा जला दी गई निक्की को लेकर कैसा गुस्सा है, क्या हो रहा है, उसकी एक झलक देखिए। मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं भाग के गई, इतने तो मेरी बहन जला दी। मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। हम वे सब इतना चाह, दोनों माँ बेटा ने आग लगा दो। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। एक वीडियो में विपिन और निक्की की सास उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। दूसरे वीडियो में निक्की फर्श पर बदहवास बैठी है, वो दिखता है लेकिन ऐसी हालत में है कि आपको दिखा नहीं सकते। तीसरे वीडियो में निक्की आग की लपटों से घिरी हुई सीढ़ियों से गिरती हुई दिखाई दे रही है। और अब निक्की का आखिरी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसकी बहन कंचन रोती हुई सुनाई दे रही है। यह वीडियो 21 अगस्त का बताया जा रहा है, जब निक्की को बुरी तरह पीटने के बाद उसके पति विपिन ने थिनर डालकर उसे जला दिया, ये आरोप। यह वीडियो निक्की की बहन कंचन ने रिकॉर्ड किए थे। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन दोनों की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में सगे भाइयों से हुई। साल 2016 में हुई शादी में निक्की और कंचन को भारी भरकम दहेज के साथ परिवार ने विदा किया। दहेज में निक्की के पति को स्कॉर्पियो गाड़ी, सोना और लाखों का कैश दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। आरोप है कि इतना दहेज देने के बाद भी निक्की के ससुराल वालों की नीयत नहीं भरी। निक्की और कंचन दोनों को ससुराल में दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। निक्की की बहन का आरोप है कि आए दिन उसे और निक्की को दहेज के लिए मारा पीटा जाता था। आप सुनिए निक्की की बहन कंचन ने क्या बताया। मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं भाग के गई, इतने तो मेरी बहन जला दी। मेरे को रात को टॉर्चर करा गया था। आपको भी मारा पीटा गया है? मुझे भी पीटा गया था। मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरे फोन के अंदर सारे एविडेंस है। आप देख सकते हो मेरे फोन के अंदर। सास भी इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो, सास इन्वॉल्व है इसके अंदर। सास भी मरवा रही है। ये टॉर्चर कब से कर रहे थे वो लोग? काफी समय से कर रहे थे, लेकिन अपने समाज के ध्यान में रखते हुए इसके हिसाब से काम कर रहे थे। हमें नहीं पता था हमारी बहन को छीन लेंगे। 26 साल की निक्की की ससुराल में दर्दनाक हत्या ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। बताया जा रहा है कि निक्की की हत्या के पीछे सिर्फ दहेज इकलौती वजह नहीं। निक्की के परिवार का आरोप है कि विपिन भाटी आवारा किस्म का था। वो कोई काम नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए ही निक्की ने घर पर ही ब्यूटी पार्लर खोला था। ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए निक्की के पिता ने 8 लाख रुपए दिए। निक्की के परिवार का आरोप है कि विपिन को जुआ खेलने का भी शौक है। निक्की की ब्यूटी पार्लर से होने वाली कमाई को भी विपिन अपनी अय्याशी पर खर्च कर देता था, जिसकी वजह से निक्की और विपिन के बीच अक्सर झगड़े होते थे। निक्की के परिवार का आरोप है कि समाज में बदनामी की बात कहकर विपिन अपनी पत्नी पर ब्यूटी पार्लर बंद करने का प्रेशर डाल रहा था, जबकि विपिन का खुद एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। यह भी आरोप है, जिसको लेकर पंचायत भी बैठी थी। आप सुनिए निक्की की मां ने टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर क्या दावा किया।
मार पिटाई करे दोनों बिटियान के साथ। दोनों बिटिया आ गई पंचायत तौर पे, फिर चली गई दोबारा। उसके बाद से वही झगड़ा आया। बस कुछ और बताया कि कौन कौन लोग थे जो मार पिटाई करते थे? वही करते थे, सासू और छोटा वाला मेहमान, बड़ा मेहमान बड़ी बिटिया को पीटता था। कब से ये लोग ऐसे पिटाई कर रहे थे? 5 साल हो गए उनको परेशान होते होते। कभी कारण बिटिया ने नहीं बताया कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? लड़की बाजी के चक्कर में मारता था। मुझे पैसे दे, पार्लर में कितना कमाया है। मुझे फोन दिला, उसे फोन दिलाया 50,000 का। तो हम बे सब इतना चाह, दोनों माँ बेटा ने आग लगा दो, उन्हें उम्र कैद कर दो, उनके बच्चे ने हक दिला दो। बस निक्की के परिवार का दावा है कि विपिन के प्रेशर में आकर निक्की ने कुछ दिन पहले ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया, लेकिन विपिन ने उससे पहले ही निक्की की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था। आरोप है कि 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन ने थिनर डालकर उसे आग लगा दी, लेकिन यह थिनर विपिन करीब 1 महीने पहले ही दुकान से खरीद कर ला चुका था। ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल की बात कहकर विपिन ने दुकानदार से थिनर खरीदा था। बंद पड़े ब्यूटी पार्लर में रखे इसी थिनर को छिड़क कर विपिन ने निक्की को आग के हवाले कर दिया। विपिन ने अपनी पत्नी को जिंदा जला डाला। इसका चश्मदीद गवाह उनका 6 साल का बेटा है, जिसने गवाही दी है कि उसकी आंखों के सामने उसके पापा ने मम्मी को जला दिया। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। सोचिए, जिस छोटे बच्चे ने अपनी मां को जिंदा जलते देखा है, उस पर क्या बीती हो। निक्की को उसका पति सिर्फ दहेज के लिए टॉर्चर नहीं कर रहा था। आरोपी विपिन अपनी पत्नी निक्की के इंस्टाग्राम रील्स बनाने से भी नाखुश था। दरअसल निक्की और कंचन दोनों बहनें मिलकर जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसका प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया पर रील्स भी बनाकर पोस्ट करती। इंस्टाग्राम पर उनके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी थे। उनके हैंडल का नाम मेकओवर बाय कंचन था। दोनों बहनें अक्सर साथ में रील्स बनाकर पोस्ट करती थी। आप उनकी ऐसी ही एक रील इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। निक्की ने अपनी बहन के साथ कुछ दिन पहले एक रील बनाई थी, जिसमें दोनों बहनें नई मर्सिडीज कार के साथ रील बना रही। इसे निक्की की लास्ट इंस्टाग्राम रील भी बताया जा रहा है। रील में दिख रही सफेद मर्सिडीज निक्की के भाई की है, जो उसने कुछ दिन पहले खरीदी थी। इसी मर्सिडीज पर विपिन की नजर थी। विपिन इस मर्सिडीज के साथ 35 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, और डिमांड पूरी न होने पर विपिन ने निक्की की जान ली थी। यह निक्की के परिवार का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार है। इसी मर्सिडीज कार की डिमांड जो है वो लगातार विपिन कर रहा था कि ये जो मर्सिडीज कार है वो उसको दे दिया जाए। ये निक्की के परिवार की गाड़ी है और इसी के ऊपर जो विपिन है उसकी नजर थी। इस गाड़ी में कई बार जो निक्की है वो अपनी बहन कंचन के साथ रील भी बनाती थी। उनकी रील्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल भी होते थे। लेकिन इसी गाड़ी को लेकर जो डिमांड है वो विपिन किया करता था कि ये गाड़ी जो है वो उसको दहेज में और गिफ्ट मिल जाए, और लगातार वो प्रेशराइज कर रहा था निक्की को कि ये गाड़ी जो है वो उसको दिया जाए। सबसे पहले उसने पार्लर बंद कराया, सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो रील बनाने पे रोक लगा दी, और उसके बाद 21 तारीख को जो थिनर है वो डालकर निक्की की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ससुर सतवीर भाटी, जेठ रोहित भाटी, सास और पति विपिन, चारों अब कानून के शिकंजे में। पुलिस हिरासत में आरोपी विपिन ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक विपिन एक पुलिस वाले की बंदूक लेकर भागा और पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने विपिन के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। अब वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वो अभी भी कह रहा है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, उसे कोई पछतावा भी नहीं है। देखिए जरा इसको। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। सोचिए, जिसका बच्चा कह रहा है कि पापा ने मां को आग लगा दी, वो बेशरम आदमी अभी भी कह रहा है कि मैंने नहीं मारी, अपने आप मर गई, अपने आप मर गई, अपने मर गई। ही बोला जाए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। एसएससी के छात्रों को उठाती धकियाती पुलिस। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए गजब बवाल का चैप्टर। मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे सड़क पर आखिर क्यों उतरे प्रदर्शन करने? सिस्टम कब सुनेगा? अब इसका चैप्टर। गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज का एक ही सपना होता है कि बस अपना बच्चा सेटल हो जाए।
अच्छी नौकरी मिल जाए, घर बस जाए। और मिडिल क्लास के सपनों की फाइल आज नहीं पुरानी भी खोलिएगा और आज भी खोलिएगा तो यही सब मिलता है उसमें कि मेरा बच्चा सेट हो जाए। लेकिन सोचिए ऐसे माँ बाप पर क्या बीतती होगी जब उनके बच्चे को अपनी तकलीफों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन करना पड़े और उसके बाद पुलिस उनके बच्चों को वहां से धकिया कर हटा दे। यही हुआ है दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर देश भर से छात्र पहुंचे। इन छात्रों ने एसएससी एग्जाम में धांधली का आरोप लगाया, गड़बड़ियों का आरोप लगाया और दिल्ली पुलिस से एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन की परमिशन ली। यानी सब कुछ ऑलमोस्ट नियमों के मुताबिक किया गया। बस 5 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत थी रामलीला मैदान में प्रदर्शन, लेकिन छात्र बैठ गए उसके बाद। बस इतने में तो पुलिस ने जो किया वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोगों के गुस्से की वजह बन रहा है। इन छात्रों के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, सरकार क्या कर रही है, एसएससी चेयरमैन क्या कह रहे हैं, सब दिखाऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं कि एसएससी एग्जाम को लेकर बवाल कैसे हो गया। एसएससी एग्जाम के कैंडिडेट दिल्ली में एकजुट हुए थे और रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। इन छात्रों के साथ एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करवाने वाले कई टीचर्स ने भी प्रदर्शन का मोर्चा संभाला। इन लोगों ने एसएससी एग्जाम में धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगाए और एसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम तक चलता रहा। सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं प्रदर्शन में डटे रहे, लेकिन शाम 5 बजते ही बवाल की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में पहुंचे दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से रामलीला मैदान छोड़ने को कहा और जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें जबरन उठाना शुरू कर दिया और धकियाते हुए रामलीला मैदान से बाहर कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच गर्मा गर्मी शुरू हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल रहीं। उन्होंने भी दिल्ली पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिसिया कार्रवाई में छात्रों के साथ उनके साथ प्रदर्शन के लिए टीचर्स भी घायल हुए, जिससे भड़के छात्रों ने पुलिस पर जबरन उनके आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पुलिस का एक्शन जारी रहा, जिसकी वजह से कई छात्राओं को नंगे पैर तक भागना पड़ा। रामलीला मैदान में हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस की भी सफाई सामने आई। दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि प्रदर्शन की परमिशन को लेकर आयोजकों ने अंडरटेकिंग दी थी, जिसके मुताबिक शाम 5 बजे तक सिर्फ 1000 लोगों के प्रदर्शन की परमिशन थी और उसके बाद सबको रामलीला मैदान छोड़ देना था। समय खत्म होने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों से रामलीला मैदान छोड़ने को कहा गया। करीब 100 लोगों और कुछ टीचर्स को छोड़कर बाकी सभी लोग चले गए, जिन्हें डिटेन किया गया और कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, यह पुलिस कह रही है। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग पूछ रहे हैं कि अगर कुछ लोग 5 बजे के बाद रुक गए, जो ठीक है, गलत था, नियम के मुताबिक नहीं था, लेकिन इतना क्या तूफान आ गया था कि इस तरह से उठा के उनको हटाया गया। रामलीला मैदान में बैठे थे, सड़क पे तो बैठे नहीं थे कि पूरा जाम लगा हुआ था कि अगर पुलिस नहीं हटा रही थी तो बहुत बड़ा कांड हो जा रहा था। कई लोग तो सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि यही पुलिस तो शाहीन बाग खाली नहीं करा पाई थी और ये मिडिल क्लास गरीब बच्चे जो हैं, गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं, उनको तो उठा के हटा दिया। इसको कहते हैं सिचुएशन को मिस हैंडल करना, कि मतलब आप कायदे से छात्रों से बात करें, समझाएं, समस्या सुने, उसकी बजाय जो है इस तरह का एक्शन हो गया। और ऐसा नहीं है कि एसएससी के एग्जाम को लेकर पहली बार सवाल उठे। इससे पहले भी एसएससी एग्जाम पर सवाल उठ चुके हैं और छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। इस बार एसएससी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा क्यों भड़का, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। एसएससी ने 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच पोस्ट फेज 13 एग्जाम करवाया। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यह एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। एग्जाम में देश भर के करीब 5 लाख छात्र शामिल हुए और यह एग्जाम देश भर के 142 शहरों में बने 194 सेंटर्स में करवाया गया। एग्जाम देने वाले कई छात्रों की शिकायत है कि जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचे तो बताया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। आरोप है कि इसका कोई नोटिस भी छात्रों को नहीं दिया गया और जो छात्र एग्जाम में शामिल हुए उनमें से कई ने आरोप लगाया कि एग्जाम सेंटर में कई तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा, जैसे कहीं माउस खराब मिला, कहीं सिस्टम क्रैश हो गया, कहीं सर्वर की समस्या आई। यही नहीं, कई छात्रों ने गलत एग्जाम सेंटर आवंटित करने का भी आरोप लगाया, जबकि कई छात्रों की यह भी शिकायत है कि उन्हें 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दे दिया गया। किसी तरह एग्जाम होता है तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी, आंसर शीट में प्रॉब्लम और मेरिट लिस्ट जारी होने में देरी की भी शिकायत आती है। यानी कई छात्र जो है वो इसको लेकर बहुत नाराज थे। रामलीला मैदान में एसएससी एग्जाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर बवाल हुआ तो एसएससी की तरफ से भी सफाई सामने आई। एसएससी ने छात्रों की समस्याएं दूर करने का भरोसा दिया और बयान जारी करके बताया कि बार बार आ रही गड़बड़ी की शिकायतों पर 2018 में नियुक्त की गई एजेंसी टीसीएस को हटा दिया गया और एग्जाम करवाने के लिए जुलाई 2025 में नई एजेंसी चुनी गई। एसएससी के मुताबिक अब एग्जाम को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए 4 अलग अलग एजेंसी नियुक्त की जाती है। एक एजेंसी एग्जाम करवाती है, दूसरी क्वेश्चन पेपर तैयार करती है, तीसरी एग्जाम के दौरान आईटी सिक्योरिटी की निगरानी करती है और चौथी एजेंसी पूरे एग्जाम की निगरानी करती है।
जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्वेश्चन पेपर बनाने की जिम्मेदारी एग्जाम करवाने वाली एजेंसी को नहीं दी जाती है, बल्कि इसके लिए अलग से एजेंसी नियुक्त की जाती है। एग्जाम में धांधली को रोकने के लिए आधार बेस्ड आवेदन शुरू किया गया है, जिससे सिर्फ योग्य कैंडिडेट ही आवेदन कर पाते हैं और एग्जाम सेंटर पर कैंडिडेट के आधार ऑथेंटिकेशन से फर्जीवाड़े पर लगाम लगी है। एसएससी का दावा है कि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच तय एग्जाम में तकनीकी खराबी की शिकायत के बाद 24 जुलाई को 2 सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल किए गए, जिन्हें तुरंत रीशेड्यूल भी करवा दिया गया। धांधली रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर एसएससी के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुनिए। एसएससी की जिम्मेदारी है एग्जाम करना, और एजेंसी जो है सरकारी नियमों के अनुसार हम एजेंसी सेलेक्ट करते हैं, और एक एजेंसी नहीं लगभग 4 अलग अलग एजेंसी हैं जिसमें जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना रोल है, और एजेंसी इसमें कहीं कमियां हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। यहाँ हो क्या रहा था, जब से हम एग्जाम सेंटर में एंटर हुए हैं सभी के साथ यही दिक्कत थी कि माउस काम ढंग से नहीं कर रहा। माउस पर आप क्लिक कर रहे हो तो वो एक बार में क्लिक नहीं हो रहा, और जब आप स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करते हो तो वो अटक जा रहा है, चिपक जा रहा है। जैसे कि कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे रीजनिंग का या फिर इंग्लिश का कोई या जीके का कोई क्वेश्चन, जो कि 2 सेकंड या 5 सेकंड ज्यादा ज्यादा, जैसे हमें सवाल पता होता तो हम 10 सेकंड लेते हैं, लेकिन उसी सवाल को करने के लिए हमें मिनट लग जा रहे हैं। हम एसएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि एक्शन होगा, तो सवाल तो यही है कि यही तो छात्र भी चाह रहे हैं कि एक्शन हो। तो जब छात्र प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए, उनको कोई शौक थोड़ी है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 घंटा एक्स्ट्रा वो रुक गए तो पुलिस ने उठा के बाहर कर दिया, वो भी धकियाते हुए। ऐसे ही याद कीजिए कांग्रेस के जमाने में सिचुएशन की मिसहैंडलिंग होती थी और नया नया विवाद खड़ा होता था। अभी भी वही हो रहा है। छात्रों से मिल लेते, समझा देते कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, बताओ क्या दिक्कत है, क्या हो जाता, कोई दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो किए वो भी पीछे रह गया और हेडलाइन ये बन रही है। छात्रों का गुस्सा जो है वो लोग देख रहे हैं। छात्रों का सेंटीमेंट समझिए बहुत।